चलिए आइए, आप सभी का स्वागत है। तो आज एक सेट कर लिया जाए। तो कौन आपके सामने पहला सवाल जो है, आप लोग आंसर्स बोलते जाइए, ठीक? आंसर्स बोलते जाएं। सभी को गुड इवनिंग। क्लास चलेगी प्रकाश चंदा जी। आंसर आप लोग, प्रश्न आपको दिख रहा है, अकबर के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मनसबदारी प्रथा अकबर ने कब शुरू की? तौहीद इलाही की घोषणा कब हुई? अशीरगढ़ की विजय, मजहर की घोषणा। आंसर जितना जल्दी हो उतना जल्दी दीजिए आप लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। अकबर के जो कार्य हैं उनके संदर्भ में जो उनके वर्ष हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं उनके कि उनसे संबंधित वर्ष बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ मनसबदारी 74-75 मनसबदारी माना जाएगा। तौहीद इलाही 1582, मजहर की घोषणा 1579, अशीरगढ़ की विजय 1601। अब इसको आप कूट से मिला लें। अकबर के जो विभिन्न कार्य हैं उनसे संबंधित जो वर्ष है, अन्य जो कार्य उनके हैं जो उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण वर्ष हैं, वो आप देखें 1562, 63, 64, ये तीनों आप जानते ही हैं। इन तीनों का दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर हटाना और जजिया हटाना। तो नरहरी ने यहाँ नरहरी के अनुरोध पर, सुझाव पर जजिया कर 64 में हटा। यहाँ मथुरा जब गया तो वहाँ देखा कि तीर्थ यात्रा पर भी कर लगता है, तो यह उसको अच्छा नहीं लगा, उसको हटाया। इस संदर्भ में क्या कहा था? कहा था कि ईश्वर से मिलने में भी कर, भले ही वो मूर्ति पूजक हैं, मैं मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन भले वो मूर्ति पूजक हैं, लेकिन अपने ईश्वर से मिलने जा रहे हैं, उसमें भी आप कर ले रहे हो। तो तीर्थ यात्रा कर हटाया और दास प्रथा को 62 में समाप्त किया। अन्य जो कार्य हैं इनके, जैसे आपका दहशाला पद्धति, दहशाला भू राजस्व व्यवस्था 1580। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई 1591। ऐसे ही विधवा विवाह को मान्यता दिया, विधवा विवाह को मान्यता दिया 1587। जो विजय हैं अकबर की 1562 में 2 विजय हैं उसकी। मेड़ता की विजय है, मालवा की विजय है। मालवा, मेड़ता, मालवा और मेड़ता। इसी प्रकार 1562 में ही वो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जा रहा था, तभी राजपूतों से पहला जो समर्पण हुआ, राजपूतों ने पहली अधीनता जो स्वीकार की, वो भीनमल द्वारा 1562 में ही। 1567-68 में पहली बार वो कहाँ गया था? मेवाड़ अभियान। ऐसे ही रणथंभौर अभियान 1569, रणथंभौर पे अभियान किया। 1576 हल्दी घाटी युद्ध, 1576 हल्दी घाटी युद्ध के लिए चर्चित है। और 1581 में काबुल पर अधिकार, 1586 में कश्मीर पर अधिकार। पावर कट हो गया। तो 1586 में कश्मीर पर अधिकार, 1591 में सिंध पे अधिकार किया, 1592 में उड़ीसा पे अधिकार किया, 1572
में बिहार, 1572 में गुजरात की विजय किया, 1574 में बिहार और बंगाल की विजय किया। ठीक, तो अकबर के इन डेट्स को ध्यान रखें। तो ये आपका अकबर की विजयों में आप अकबर के जैसे मनसबदारी है, मनसबदारी पे अभी कोई प्रश्न नहीं है, मनसबदारी पे एक प्रश्न देखें क्योंकि मनसबदारी बार बार पूछा जाता है। उसके पहले उसने 73-74 में अकबर ने जो घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू किया था, सैन्य सुधार का कार्य उसका 1573-74 से प्रारंभ हुआ था और उसी संदर्भ में वह मनसबदारी को आगे बढ़ाया। तो यहाँ हम लोगों ने जो चीज़ें देखी, तो हम लोग कर रहे थे 1562 तो 1569 में रणथंभौर पर उसने विजय किया। 1576 हल्दी घाटी युद्ध, 1581 काबुल, 1586 कश्मीर की विजय, 1591 सिंध की विजय, 1592 उड़ीसा की विजय, 1572 किसकी विजय? गुजरात। और यहीं गुजरात को फिर 1573 में सबसे द्रुत गति से आक्रमण किया दोबारा जब यहाँ विद्रोह हुआ। तो 1574 बंगाल बिहार। ठीक, तो ये अकबर के महत्वपूर्ण डेट्स हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। निम्न में से किसने चीनी चित्रकारों को दिल्ली बुलाया था? निम्न में से किसने चीनी चित्रकारों को दिल्ली बुलाया था? निम्न में से किसने चीनी चित्रकारों को दिल्ली बुलाया था? अकबर, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कोई नहीं। तो आप सल्तनत काल में भी चित्रकारी के साक्ष्य हैं। चित्रकारी के साक्ष्य सल्तनत काल में भी मिलते हैं और उस काल में इल्तुतमिश के विषय में कहा जाता है कि इसने चीनी चित्रकारों को अपने यहाँ बुलाया था। यहाँ जो अमीर खुसरो भी चित्रकारी का प्रमाण देते हैं, ऐसे ही शामी भी बताते हैं चित्रकारी यहाँ होती थी। अमीर खुसरो कहते हैं कि विभिन्न जो भवन थे, भवनों की छतों पे चित्रकारी की जाती थी, यानी भित्ति चित्र संबंधी साक्ष्य सल्तनत काल के हैं। मुगल काल तो अपनी चित्रकारी के लिए विख्यात है ही, लेकिन यहाँ भी सल्तनत काल में भी चित्र मिलते हैं। लेकिन फिरोज जो है चित्रकारी का विरोधी था। फिरोज तुगलक ने कुछ चित्रों को हटवाया था, लेकिन अन्य सभी जो सल्तनत कालीन सुल्तान हैं उन लोगों ने चित्र बनवाए थे या चित्र जो बने थे उनको हटवाया नहीं था। ठीक, अगला प्रश्न। घोड़े की नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग, घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम किस इमारत में किया गया था? सल्तनत कालीन इमारतें हैं सभी। सल्तनत कालीन इन इमारतों में घोड़े की नाल। तीसरे क्वेश्चन का आंसर
इस प्रश्न का आंसर आए बी, ए बलबन का मकबरा। और कोई आंसर? ए से सभी लोग सहमत हैं? ए से सभी सहमत हैं। प्रकाश चंदा जी बी, 2 ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है, अलाई दरवाज़ा। मार्शल कहते हैं कि यह सल्तनत कालीन स्थापत्य का मोती है। सल्तनत कालीन स्थापत्य का स्थापत्य के खजाने का सबसे सुंदर मोती है। इसकी प्रशंसा कौन करता है? मार्शल करते हैं। इसी में अलाई दरवाज़ा में, और इसकी एक खासियत और है कि इसमें गुंबद इस्लामी पद्धति का गुंबद। बलबन के मकबरे की खासियत क्या है कि यह सबसे पहला इस्लामी शैली का मकबरा है। इस्लामी शैली का पहला मकबरा है ये। हालांकि मकबरे का शुरुआत किसने कर दिया था? मकबरे की शुरुआत इल्तुतमिश कर दिए हैं। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासरुद्दीन का मकबरा बनवाया था। नासरुद्दीन का मकबरा जो बनवाया था, तो वो पहला मकबरा भारत में बना था। लेकिन इस्लामी पद्धति का जो मकबरा है वो बलबन का है। किलोखरी नामक किले को कैकुबाद ने शुरू किया था। कैकुबाद इसे बनवाना शुरू किया था और इसे पूर्ण कराया जलालुद्दीन ने। जलालुद्दीन कैकुबाद के बाद क्यूमर शासक बना और क्यूमर्स को मारकर जलालुद्दीन सुल्तान बना। तो जलालुद्दीन ने इसका निर्माण कराया, ठीक। और ये सुल्तानगढ़ी, यही मकबरा जो नासरुद्दीन वाला है, ये सुल्तानगढ़ी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। पहला मकबरा भारत में है। सल्तनत कालीन जो स्थापत्य है, सल्तनत कालीन स्थापत्य में आप देखें तो इसकी शुरुआत ऐबक से ही होती है। कुव्वतुल इस्लाम बनवाया गया, 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद इल्तुतमिश ने बदायूं में कई निर्माण कार्य कराया और अतरकीन का दरवाज़ा उसने बनवाया। इसी के आधार पर आगे चलकर अन्य लोगों ने दरवाजे बनवाए। तो ये आपका तीसरे का बी आंसर रहा। चौथा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दाराशिको, अमीर खुसरो, अबुल फजल अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम इसमें से कौन है? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अलबरूनी। तहकीकाते हिंद, तहकीकाते हिंद इसकी रचना है, जिसमें यह भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का विवरण देता है। पुराणों का अध्ययन किया था। दाराशिको भी ये एक तरह से सूफी साहित्य की रचना इन्होंने की। 52 उपनिषदों का अनुवाद इनके काल में हुआ और इन्हें शीरे अकबर नाम से इसका अनुवाद हुआ। शीरे अकबर नाम से इन 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया। सकीनतुल औलिया, सफीनतुल औलिया, सकीनत उल औलिया, सफीनतुल औलिया, सफीनत उल औलिया, मजनून उल बहरीन, रिसाला-ए हकनुमा, रिसाल ए हकनुमा, इनकी रचनाएं हैं। दाराशिको की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये सभी रचनाएं लगभग ये सूफी साहित्य हैं। यहाँ इसमें ये दोनों संस्कृतियों की बात करते हैं, इस्लामिक संस्कृति और हिंदू संस्कृति। हिंदू और इस्लामी संस्कृति के मिलन की बात इस मजमूनुल बहरीन में की जाती है। अमीर खुसरो को आप जानते ही हैं। अमीर खुसरो ने अनेक ग्रंथों की रचना की। अबुल फजल भी, आईने अकबरी, ठीक। 5वां
पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया। पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? बताएं आंसर, फटाफट आंसर दिया करिए आप लोग। हाँ, आंसर बी आंसर अलबरूनी। प्रकाश चंदा जी की तरफ से बी आंसर आया है अलबरूनी का। सहमत हैं सभी से? इस कथन को कहते हैं हसन निजामी। मिनहाज ने कहा कि उसे तुरंत मार दिया गया, युद्ध भूमि में ही तुरंत पृथ्वीराज को मार दिया गया। ये मिनहाज कहते हैं, मिनहाज और सिराज कहते हैं। हसन निजामी कहते हैं कि अजमेर ले जाया गया, जहां वह कुछ दिनों तक पृथ्वीराज के गौरी के अधीन शासन किया, और इसी बात से अधिकांश इतिहासकार सहमत हैं, क्योंकि इसके प्रमाण ये हैं कि वहाँ से कुछ सिक्के मिले हैं पृथ्वीराज के नाम के, उसके पृष्ठभाग पर गौरी का भी नाम है, तो वो अधीनस्थ स्थिति का सूचक है। ठीक, सल्तनत काल की राजकीय भाषा थी। सल्तनत काल की राजकीय भाषा थी उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी। उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी सल्तनत काल की कौन सी भाषा है इसमें से? सल्तनत और मुगल दोनों काल में फारसी राजकीय भाषा है। ठीक, अकबर की दिल्ली स्थित शाही टकसाल का प्रमुख कौन था? अकबर की दिल्ली स्थित शाही टकसाल का प्रमुख कौन था? दरअसल इस अब्दुल समद, ये सभी टकसालों का प्रमुख बाद में बना दिया गया था। तो इस प्रश्न को आप इस रूप में देखें, टकसालों का प्रमुख बना दिया गया था। ठीक, तो अबू समद, अगर विकल्प में अबू समद नहीं है तो आप एक अबू समद को रख लें, समद, और ये आपके दिल्ली टकसालों का, दिल्ली के आज सभी टकसालों का प्रमुख बना दिया गया। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी अनुवाद किसने किया था? लीलावती, लीलावती गणित की पुस्तक है। इस पुस्तक का फारसी अनुवाद अकबर काल में इस पुस्तक का फारसी अनुवाद फैजी ने किया, और लीलावती के साथ वो नल दमयंती का भी फारसी अनुवाद उन्होंने किया। बदायूनी ने जो फारसी अनुवाद किया वो रामायण का किया। महाभारत के भी फारसी अनुवाद में ये हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद अनेक लोगों ने किया, जिसमें बदायूनी है, नकीब खां हैं और आपके मुल्ला शेरी हैं। तो इन लोगों ने मिलकर महाभारत का अनुवाद किया रज्मनामा नाम से। रज्मनामा नाम से यह अनुवाद हुआ। सरहिंदी अथर्ववेद का फारसी अनुवाद करते हैं अबुल फजल ने किसका अनुवाद किया?
अनिवार्य सहेली नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया। पंचतंत्र का अनुवाद कालिया दमन, इसका अनुवाद किस नाम से किया? अनिवार्य सहेली, अनिवार्य सुहेली नाम से पंचतंत्र का अनुवाद इन्होंने किया। ठीक, तो ये आपके लीलावती से कौन है? ऑप्शन ए फैजी, नल दमयंती और लीलावती दोनों का अनुवाद इन्होंने किया। वदावनी रामायण के अनुवाद से भी संबंधित है और मुल्ला शेरी जो हैं ये हरिवंश के अनुवाद से भी संबंधित है। हरिवंश का अनुवाद भी इन्होंने किया था। ठीक, चलें आगे। सल्तनत कालीन सैन्य प्रणाली में निम्न में से कौन सर्वोच्च प्राधिकारी था? निम्न में से सर्वोच्च कौन है? सल्तनत कालीन सैन्य प्रणाली में निम्न में से कौन सर्वोच्च प्राधिकारी है? ये सभी सैन्य अधिकारी हैं, सिपा सलार, खान, मलिक, अमीर। तो इसमें से कौन सबसे बड़ा है इन चारों में? इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? ठीक, इन चारों में सबसे बड़ा खान है। ठीक, घुड़सवार, 10 घुड़सवार पर एक सरेखेल, 10 सरेखेल, एक अमीर, फिर मलिक, 10 अमीरों पर एक मलिक, 10 मलिकों पर एक खान। ये सबसे बड़ी उपाधि है सल्तनत कालीन सैन्य प्रणाली का। और इससे ऊपर फिर सुल्तान है, इससे ऊपर फिर सुल्तान है। तो सरेखेल, अमीर, मलिक, खान ये सैन्य प्राधिकारियों का क्रम है सल्तनत कालीन। सल्तनत कालीन सैन्य प्रणाली को किसने शुरू किया? सल्तनत कालीन में सैन्य विभाग का गठन किसने किया? सबसे पहले सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, जिसे दीवाने अर्ज बोला गया है। तो दीवाने अर्ज का गठन सबसे पहले किसने किया? बलबन ने। और एक केंद्रीय सेना रखने का, केंद्र में एक बड़ी सेना रखने का कार्य किसने किया? केंद्र में बड़ी सेना अलाउद्दीन। अलाउद्दीन केंद्र में बड़ी सेना रखने का कार्य करता है। और साथ में इसने घोड़ों की दाग प्रथा को भी शुरू करता है। दशमलव पद्धति जो सल्तनत कालीन सैन्य प्रणाली है वो दशमलव पद्धति पर आधारित है। दशमलव पद्धति पर आधारित है। सबसे ज़्यादा अपने सैनिकों से प्यार कौन करता था? तो वो गियासुद्दीन तुगलक हैं। गियासुद्दीन तुगलक हैं। सैन्य प्रणाली को वंशानुगत किसने कर दिया? तो सैन्य प्रणाली को वंशानुगत करने वाले फिरोज हैं, फिरोज तुगलक हैं। ठीक, तो ये सल्तनत कालीन सैन्य प्रणाली। किसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश है? मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश है, यह कथन किसका है? बहुत चर्चित कथन है, आंसर जल्दी आए। मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश है।
मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश है, यह बात एलिफिस्टन कहता है। एस्मिथ कहते हैं कि वो विरोधी तत्वों का मिश्रण था, विरोधी तत्वों का मिश्रण था, विरोधी तत्वों का मिश्रण था। ठीक, विरोधी तत्वों का मिश्रण एस्मिथ कहते हैं। वैसे ही इसामी उसे अधर्मी कहता है। इसामी कहता है कि मोहम्मद तुगलक अधर्मी था। ठीक, बदायूनी ने क्या कहा इनके विषय में? बदायूनी ने कहा इसके देहांत पर कि जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई, जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई, सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई। ठीक, एडवर्ड टॉमस कहते हैं कि ये धनवानों का राजकुमार है, धनवानों का राजकुमार इसे ही बोला जाता है। धनवानों का राजकुमार सल्तनत सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है, तो धनवानों का राजकुमार है, ऐसा कहा गया। ठीक, बर्नी और इसामी दोनों इनकी आलोचना करते हैं। बर्नी भी इनकी आलोचना करता है। बर्नी कहता है कि इसके द्वार पर हमेशा खून की दरिया बहता हुआ मिलता था। ठीक, इनकी प्रशंसा करने वालों में बुल्जले हेग हैं। बुल्जले हेग इनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि सल्तनत कालीन जो सुल्तान है तो असाधारण क्षमता रखने वालों में मोहम्मद बिन तुगलक भी है। सल्तनत कालीन सुल्तानों में असाधारण क्षमता रखने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भी है, बुल्जले हेग का कथन है। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य की कुल आय का ब्यौरा तैयार करवाया था? सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने अपनी आय का ब्यौरा तैयार करवाया था? तो इस प्रश्न को जल्दी बताएं। किस सुल्तान ने अपनी आय का ब्यौरा तैयार करवाया था? सिकंदर लोदी, फिरोज, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन। कौन होगा? फिरोज तुगलक ने कुछ किया था? फिरोज तुगलक ने कुछ इनके विषय में कुछ ध्यान है? इसने अपने काल में जो हमारी वार्षिक आय है उसके ब्यौरा के लिए हशुमुद्दीन को इसने नियुक्त किया और उसने 6 वर्ष के परिश्रम के पश्चात 6 वर्ष में क्षेत्र का दौरा किया और उसके बाद वर्ष की आय का आकलन उसने किया था। तो फिरोज तुगलक के काल में ये कार्य किया गया था। फिरोज तुगलक के काल में और कौन कौन से कार्य हैं उसको भी आप जानते हैं। फिरोज तुगलक ने ही दीवाने बंदगान, रोजगार का दफ्तर शुरू किया और एलिफिस्टन इसके विषय में कहते हैं कि यह सल्तनत कालीन अकबर, इसे सल्तनत कालीन अकबर लेनपुल और एलिफिस्टन कहते हैं सल्तनत कालीन अकबर इसकी संज्ञा देते हैं। फिरोज तुगलक ने ही जो है सैन्य में आपने देखा ही कि उसे वंशानुगत कर दिया था। अलाउद्दीन की आप विशेषताएं जानते हैं, अलाउद्दीन पे कोई प्रश्न आएगा तब। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अब ये आपके इधर वंश, इधर राज्य हैं, ये राजवंश है। तो किस राज्य के राजवंश, कौन सा राजवंश था किसमें? बीजापुर में कौन थे? बरार में कौन थे? बीदर में? खानदेश में कौन थे?
ये सभी बहमनी साम्राज्य के, खानदेश को छोड़कर, खानदेश अगर छोड़ दिया जाए तो बहमनी साम्राज्य जो है, बहमनी साम्राज्य कितने भागों में बटा? तो बहमनी साम्राज्य बीजापुर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, गोलकुंडा, बीदर, बीदर, 5 भागों में बहमनी साम्राज्य बटा था। इसमें सबसे पहले बीदर अलग हुआ, बरार अलग हुआ था। सबसे पहले बरार 1584 में अपने आप को अलग किया था। तो बहमनी साम्राज्य इन 5 खंडों में बटा था। 3 बहमनी साम्राज्य के ही खंड है, खानदेश हालांकि अलग से है इसमें। बीजापुर में कौन है? बीजापुर में आदिल शाही वंश है, यूसुफ आदिल शाह इस वंश के संस्थापक हैं। बरार, बरार में इमाद शाही हैं। बीदर बरीद शाही, खानदेश फारूकी वंश। गोलकुंडा कुतुब शाही, कुतुब शाही, ठीक। अहमदनगर निजाम शाही, निजाम शाही, ठीक। तो सबसे पहले इसमें बरार अलग हुआ, उसके बाद आपका बीजापुर अलग हुआ, फिर खानदेश, खानदेश का अहमदनगर, फिर गोलकुंडा, बीदर। निम्नलिखित में से किन्हें दक्कन का नीरो कहा जाता है? दक्कन का नीरो, रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, बंसी बजा रहा था, तो यहाँ भी दक्कन जल रहा है और कोई यहाँ बंसी बजा रहा है। वो कौन है? ये सभी बहमनी सुल्तान हैं, बहमनी वंश के हैं। तो बहमनियों में ये जो है हुमायूं, अहमद शाह द्वितीय के ये उत्तराधिकारी हैं। और अहमद शाह द्वितीय को वली संत, वली या संत कहा जाता था, और इनके उत्तराधिकारी इनको दक्कन का नीरो कहा जा रहा है। महमूद गमा सुल्तान नहीं है, ये प्रधानमंत्री है। मोहम्मद शाह तृतीय के समय, मोहम्मद तृतीय के समय ये प्रधानमंत्री था महमूद गमा। तो सबसे चर्चित प्रधानमंत्रियों में महमूद गमा है बहमनी साम्राज्य के। और बहमनी साम्राज्य में हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा जा रहा है, और इनके जो उत्तराधिकारी अहमद द्वितीय को इन्हें वली या संत की उपाधि दी गई थी। और बहमनियों का विजयनगर के साथ लगातार संघर्ष होता रहा, जिसमें देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के संघर्ष फिरोज शाह से हुए थे। निम्न में से किसे योगी सिद्ध कहा गया है? निम्न में से किसे योगी सिद्ध कहा गया है? ये सभी आपके क्या हैं? ये चारों विकल्प जो दिख रहे हैं, ये आपको क्या दिख रहे हैं? आंसर इसमें आए जल्दी। योगी सिद्ध किसे कहा गया है? सूफी संतों में योगी सिद्ध, डी आंसर, शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। डी आंसर आया है शहाबुद्दीन सुहारवर्दी का। और कोई आंसर? यही मान लिया जाए। योगी सिद्ध, योग की पद्धति को कई सूफी अपनाते हैं, जिसमें आपके चिश्तिया जो हैं, निजामुद्दीन औलिया, चिश्ती संप्रदाय के जो मोइनुद्दीन चिश्ती से ये संप्रदाय शुरू होता है। और इनके 2 प्रमुख शिष्य आपके अजमेर में ये हैं। इनके 2 शिष्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, हामिदुन
मोइनुद्दीन चिश्ती, दो शिष्य इनके, हमीदुन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, ये इनके प्रमुख शिष्य हैं। बख्तियार काकी के जो शिष्य हैं ये आपके फरीदुद्दीन हैं, फरीदुद्दीन, इन्हें ही फरीद बाबा फरीद बोला गया है, बाबा फरीद इन्हें ही बोला गया है। और बाबा फरीद के जो शिष्य हैं वो निजामुद्दीन औलिया हैं। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य हैं। और औलिया के अनेक शिष्य हैं जिसमें आपके सिराजुद्दीन उस्मानी बंगाल में है, गरीब बहाउद्दीन गरीब दक्षिण में है, और यहाँ नासरुद्दीन शेख नासरुद्दीन दिल्ली में है। तो शेख नासिरुद्दीन दिल्ली में है। इन्हें मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा भी बोला जाता है। हमीदुन नागौरी को सुल्तान तारकीन, सुल्तान तारकीन इनकी उपाधि है। ये उपाधि मोइनुद्दीन ने ही नहीं दी थी। कुतुबुद्दीन काकी को बख्तियार की उपाधि मोइनुद्दीन ने ही दी थी, ये भी इनकी उपाधि है। मोइनुद्दीन ने ही ये उपाधि इनको दी थी। बाबा फरीद की उपाधि गज शकर, बाबा फरीद की उपाधि गज शकर है। निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही भी बोला जाता है, महबूबे इलाही। सुल्तान उल औलिया, इन्हें सुल्तान उल औलिया भी बोला जाता है। सुल्तान उल औलिया संतों का सुल्तान, ईश्वर का प्रिय, महबूब इलाही। सुल्तान उल औलिया किसकी उपाधि है? निजामुद्दीन औलिया की। इधर शेख नासरुद्दीन की उपाधि, शेख नासरुद्दीन की उपाधि चिराग देहलवी, चिराग ए देहलवी इनकी उपाधि है। देहलवी किसकी? शेख नासरुद्दीन, इनको शेख नासरुद्दीन चिराग ए देहलवी बोला जाता है। तो चिराग ए देहलवी की उपाधि निजामुद्दीन ने ही नहीं दी थी। और निजामुद्दीन के जो शिष्य बंगाल में हैं सिराजुद्दीन उस्मानी, उन्हें वो, जिन्हें सिराज भाई भी कहा जाता है, उन्हें वो आईने हिंद की उपाधि दिए थे। निजामुद्दीन औलिया सिराजुद्दीन उस्मानी को कौन सी उपाधि दिए थे? आईने हिंद की। तो निजामुद्दीन की खुद की उपाधि क्या क्या है? निजामुद्दीन की खुद की उपाधि सुल्तान उल औलिया, निजामुद्दीन की खुद की उपाधि सुल्तान उल औलिया, और निजामुद्दीन की खुद की उपाधि सुल्तान उल औलिया है। सुल्तान उल औलिया है और महबूब इलाही है। इनकी उपाधि मोइनुद्दीन चिश्ती की, ख्वाजा आप देख ही रहे हैं। सुल्तान उल हिंद इनकी एक उपाधि, सुल्तान उल हिंद की भी है। सुल्तान उल हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती की उपाधि है। मोहम्मदुद्दीन नागौरी को मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या उपाधि दी थी? सुल्तान तारकीन। और इन्हें कुतुबुद्दीन काकी को बख्तियार की उपाधि, यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बोला जाता है। बाबा फरीद यानी फरीदुद्दीन को उपाधि गज शंकर मिली थी, गज शकर। और इनके निजामुद्दीन ने शेख नासरुद्दीन को दिया था चिराग दिल्ली की उपाधि, देहलवी, चिराग दिल्ली या चिराग देहलवी। और इसी तरह से सिराजुद्दीन उस्मानी को उपाधि मिली थी आईने हिंद,
आईने हिंद, ठीक, आईने हिंद की उपाधि उन्हें मिली थी। तो ये आपके चिश्तिया संतों में जो निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य हैं दक्षिण में जो गए थे वो आपके बहाउद्दीन गरीब हैं, और नासरुद्दीन के शिष्य गेशुद्राज वो भी दक्षिण में गए। तो गेशुद्राज ने, हालांकि दक्षिण में सर्वाधिक प्रचार जो हुआ चिश्तिया का वो गेशुद्राज के कारण हुआ, गेशुद्राज के प्रयत्नों से हुआ, लेकिन सबसे पहले दक्षिण जाने वाले आपके बहाउद्दीन गरीब हैं। इसी प्रकार जो आपके सलीम चिश्ती हैं, शेख सलीम चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय के, उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि मिली थी। अरब में ये उपाधि मिली थी। तो शेख सलीम चिश्ती को क्या कहा जाता है? सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद बोला जाता, शेख उल हिंद। यह उपाधि इन्हें अरब में ही मिली थी, अरब में बहुत दिनों तक रहे थे, वहीं यह उपाधि इन्हें शेख उल हिंद की मिली थी, ठीक। ऐसे ही आपके सरहिंदी नक्शबंदिया संप्रदाय के, इन्हें मुजतहिद बोला जाता है, धर्म सुधारक। इन्हें धर्म सुधारक की उपाधि मिली थी, मुजतहिद, ठीक। तो ये आपका मद्रास का संस्थापक कौन था? मद्रास का संस्थापक कौन था? ऑंगियर, जाबकरनाक, चरनाक, फ्रांसिस डे फ्रैंक कैरो। ऑंगियर मद्रास का संस्थापक कौन था? कठिन प्रश्न नहीं है, सब कठिन लग रहे हैं। मद्रास का संस्थापक सी फ्रांसिस डे, बहुत सही आंसर। सही आंसर है फ्रांसिस डे। ये किसका संस्थापक है? बम्बई का महान संस्थापक माना जाता है। जाबचरनाक कलकत्ता का संस्थापक है। ये मद्रास के संस्थापक है। फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में पहली फ्रांसीसी कोठी स्थापित हुई थी, ठीक। तो ये आपके टॉमस रो कब जहांगीर से मिला था? टॉमस रो कब जहांगीर से मिला था? टॉमस रो दूत बन के आया था जेम्स प्रथम का, और यह कब मिला था जहांगीर से? टॉमस रो जहांगीर से कब मिला था? इसके पहले हाकिंस आ चुका था 1608 में। इसके बाद टॉमस रो आया। टॉमस रो आया सूरत में वहाँ के पहले से ही पुर्तगाली जो व्यापारी थे वो इन्हें यहाँ रहने नहीं देना चाह रहे थे, और खुर्रम वहाँ जहांगीर का जो पुत्र था खुर्रम वहाँ का प्रांतपति था। तो पुर्तगाली उसका पुर्तगालियों से उस समय अच्छा संबंध था। बाद में ये संबंध जब बादशाह बना तब बिगड़ा। तो ये आपका आंसर ए आंसर आया। ए आंसर लगभग ठीक आंसर है। लगभग ठीक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1615 में टॉमस रो आया। 1615 में आ गया, लेकिन 1615 में मिल नहीं पाया। अजमेर में जहांगीर था उस समय, तो अजमेर दरबार में
1616 में जाके मिला। 1616 जनवरी में, हालांकि अजमेर ये दिसंबर 1615 में पहुंच जाता है, लेकिन जो मुलाकात हुई वह आपकी 1616 में हुई। ठीक, इसने एक चित्र भी भेंट किया था जहांगीर को। जहांगीर को जानता था कि चित्रकार है, चित्रकारी में इसकी रुचि है, तो जहांगीर को एक चित्र भी भेंट किया था और जहांगीर से कहा भी था कि आप इसका नकल बनवा सकते हैं। तो जहांगीर ने कहा ठीक है, रख दो, देखते हैं। तो रख दिया। जहांगीर ने कहा ठीक है, शाम को आना। शाम को आए तो उस जो मूल चित्र था और जो इनके चित्रकारों द्वारा चित्र बनाए गए थे सबको सामने रख दिया। कहा अपना इसमें से निकाल लो तुम्हारा जो है। तो टॉमस रो कहता है कि बड़ी मुश्किल से हमने अपना चित्र खोज पाया। खोज नहीं पाया होगा, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहा है कि बड़ी मुश्किल से हम खोज पाए अपना चित्र। हाकिन्स आए थे, तो हाकिन्स इस समय आए हैं और हाकिन्स के साथ क्या था कि हाकिन्स उससे उसी भाषा में, फारसी में बात भी कर लेता था। बड़ा खुश हुआ, 400 की मनसब भी दिया, एक विवाह भी करवाया उसका। यही जो है जब ये आया तो आपको अच्छा उसका एक क्वेश्चन मिलेगा आगे। चलिए, किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था? फ्रांसिस पुर्तगाली गवर्नर। पुर्तगाली गवर्नरों में पहला गवर्नर अल्मेडा है। पहला गवर्नर अल्मेडा है 1505 से 1509 के बीच। उसके बाद अल्बुकर्क आता है, 1509 से 15 तक रहता है। इसी के समय पुर्तगालियों ने क्या किया था? अल्बुकर्क के समय गोवा पर अधिकार किया था। गोवा पर अधिकार कब किया था पुर्तगालियों ने? 1510 में किया था। और निन्ना डी कुन्हा के समय क्या बना था? 1530 में यही गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बन गई थी। 1530 में गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बन गई। उस समय कौन है? निन्ना डी कुन्हा है। अल्बुकर्क के समय गोवा पर अधिकार हुआ और इसी समय पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक जो विस्तारक है वो अल्बुकर्क माना जाता है। अल्मीडा पहला भले है और इसकी जिस नीति को, इसकी कौन सी नीति थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसकी नीति को क्या कहा जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। समुद्र पर, समुद्री मार्ग पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का इसने प्रयास किया। इसने जमीन पर कोठियां स्थापित करने का पर बहुत बल नहीं दिया, बल्कि समुद्री मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने पर सर्वाधिक बल दिया। और ए डुसूजा जो है, इसी के साथ जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर आया है। ठीक, पुर्तगालियों की देने क्या है भारत में? प्रिंटिंग प्रेस इनकी देन है, अनेक फसलें इनकी देन है, तंबाकू भी इन्हीं का देन है, लाल मिर्च इन्हीं की देन है। और कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था भारत में सबसे पहले यही आए तो यही सिखाए कि समुद्री मार्ग पे भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। समुद्री मार्ग सबके लिए खुला नहीं रह सकता है, इस पे भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो यह कार्य इन लोगों ने किया था। और कार्टेज आर्मेडा के तहत अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि कब हुई है? अलीनगर किसका नाम है? यह है कहाँ? प्रश्नों को बड़े शिद्दत से देखिए। जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं, 10-20 प्रश्न तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, उसी रूप में मिलेंगे। अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर कलकत्ता का नाम है। अलीनगर कलकत्ता को कहा जा रहा है और कलकत्ता पर सिराजुद्दौला
जब कलकत्ते की ये लोग किलेबंदी करा रहे थे ब्रिटिश, तब सिराजुद्दौला ने उस पर आक्रमण किया और कलकत्ते पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्लाइव को भेजा गया मद्रास से, वो आया तो उसने यहाँ कलकत्ते को घूस देके फिर उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक, तो कलकत्ते पर जब अधिकार किया गया था 56 में, तो उसी समय क्या किया गया, 20 जून 1756 को अधिकार किया गया और उसी समय एक काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल की घटना हुई थी, जिसे जे हालवेल ने बताया था। 146 लोगों को एक छोटी सी कोठरी में भर दिया गया था, जिसमें से 23 लोग, दूसरे दिन जब सुबह कोठरी खोली गई तो सिर्फ 23 लोग जीवित बचे थे। तो वह काल कोठरी की घटना है जिसको ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने बहुत प्रचारित किया और उसी के संदर्भ में बंगाल के नवाब को के लिए दुष्प्रचार किया गया था। उसके बाद क्लाइव से, जब क्लाइव ने कलकत्ता पे अधिकार कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया, तब जाकर बादशाह को, निजाम को या नवाब को कहिए, नवाब को, सिराजुद्दौला को विवश होकर एक संधि करनी पड़ी। सिराजुद्दौला को विवश होकर संधि करनी पड़ी थी और ये संधि हुई थी फरवरी 1757 में और जून 1757 में आपका इसके बाद पलासी युद्ध हुआ। इसके बाद पलासी युद्ध हुआ। ठीक, तो पहली घटना आपकी कौन सी है? पहली घटना है कलकत्ता पर अधिकार करना 56 में, 20 जून 1756 को ये अधिकार किया जाता है। इसके बाद अलीनगर की संधि हुई, इसके बाद आपका 57 में, इसके बाद आपका पलासी का युद्ध होता है। ठीक, पलासी का युद्ध इसके बाद होता है। किसने कहा कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। 23 जून 1757 की तिथि पलासी युद्ध की तिथि है। पलासी युद्ध की तिथि है, तो पलासी युद्ध के पश्चात वो कहते हैं कि मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का आरंभ होता है। कौन कहता है इसे? इसको आप के.एम. पनिक्कर, इसको आप पनिक्कर को पनिक्कर भी पढ़ें। अगर आप पनिक्कर पढ़े हैं तो आप पनिक्कर भी इसको पढ़ सकते हैं। पनिक्कर, इसको आप ये माँ को या समझें, यदुनाथ सरकार, यदुनाथ सरकार इसको समझेगा, यदुनाथ सरकार। ठीक, अब जी भी हमारे अन्य सब नाम सही हैं। तो इसमें आप 23 जून, इसको, इस कथन को यदुनाथ सरकार कहते हैं कि मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का आरंभ हुआ। मालेसन पलासी युद्ध को निर्णायक युद्धों में से एक मानते हैं। वो मानते हैं कि इसी युद्ध के बाद, यह कहते हैं कि इतना प्रभावकारी, तत्कालीन प्रभाव वाला इतना कोई युद्ध नहीं था जिस युद्ध के बाद इतना प्रभाव पड़ा, तत्कालीन प्रभाव इसका इतना बड़ा था। वो कहते हैं कि इसी के बाद, इसी युद्ध के बाद ब्रिटेन क्या हुआ, इस्लामी जगत में सर्वोच्च हो गया। यानी इधर जो अफ्रीका और मध्य एशियाई देश में जो इस्लाम कंट्रीज है उन पे ये सफल हो गया। और इसी फिर आगे कहते हैं कि एक छोटा सा द्वीप है, उसमें इसकी मूल तना है। ब्रिटेन का अटलांटिक सागर में एक छोटे से द्वीप में इसका मूल तना है। अमेरिका जब इसके हाथ से निकल गया तो इसकी सबसे समृद्ध शाखा जो भारत थी, उसी से इसे संतोष मिला। तो वो कहते हैं ये सब पलासी युद्ध के बाद हुआ। तो वो पलासी युद्ध को बहुत निर्णायक मानते हैं। के.एम. पनिक्कर साहब क्या कहते हैं पलासी युद्ध के विषय में? पनिक्कर कहते हैं कि यह युद्ध नहीं था, बल्कि बंगाल के साहूकारों ने और मीर जाफर ने क्या किया, नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। ये सौदा था। तो पनिक्कर इसे युद्ध नहीं मानते हैं, इसे सौदा मानते हैं कि यह सौदा था बंगाल के साहूकारों ने और
मीर जाफर ने, क्योंकि मीर जाफर को अपनी ओर क्लाइव मिला लिया था पलाशी युद्ध में, मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया था। और मीर जाफर ने क्या किया कि जब पलाशी में दोनों सेनाएं आमने सामने आई, इधर क्लाइव था और इधर आपके सिराजुद्दौला था, तो यहाँ इन लोगों ने मीर जाफर, इनका सेनापति है, मुख्य सेनापति मीर जाफर है, मीर जाफर कहा कि आप जाइए नवाब, आप क्या कर रहे हैं? तो मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी चले आए, मुर्शिदाबाद राजधानी है, तो मुर्शिदाबाद राजधानी आ गए। और उसके बाद मीर जाफर को पूरा अवसर मिल गया, मीर जाफर उनकी ओर मिल गया। मीर मदान और मोहनलाल इधर वफादार सैनिक थे, इनके मारे गए और मीर जाफर मिल गया। बाद में ये दोनों जब मिल गए तब आए और यहाँ मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई, मीर जाफर नवाब बन गया। क्लाइव द्वारा गठित की गई व्यापार समिति कब समाप्त की गई थी? क्लाइव द्वारा गठित व्यापार समिति कब समाप्त की गई थी? 1765 में क्लाइव ने एक व्यापार समिति का गठन किया था और ये समिति का आशय क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस प्रतिबंध लगाने से जो नुकसान हो रहा था कर्मचारियों को, उसी की भरपाई के लिए एक समिति का गठन किया गया। और ये हुआ कि ये समिति कुछ चीज़ों को एक मुश्त खरीदेगी और उसे फुटकर में बेचेगी और उससे जो लाभ होगा सभी कंपनी के सभी कर्मचारियों में पद के अनुसार वो वितरित कर दिया जाएगा। तो वो जो घाटा उनका व्यक्तिगत व्यापार से हो रहा है उसकी भरपाई हो जाएगी। इसको अंत में 68 में समाप्त कर दिया गया। हालांकि 67 में ही 66 में इसे कंपनी के डायरेक्टरों ने खारिज कर दिया था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। 67 में क्लाइव ने इस संबंधी आदेश जारी कर दिया, उसका क्रियान्वयन 68 में हुआ। ठीक। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल के जो नवाब हैं, तो बंगाल के नवाबों में आप इनका क्रम देखें तो इनका क्रम अगर आप मिलाएंगे तो अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम, मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर के बाद नजीमुद्दौला, नजीमुद्दौला, नजीमुद्दौला के बाद मुबारकुद्दौला, मुबारकुद्दौला। ठीक। इनके पहले सरफराज हैं, सरफराज, सरफराज के पहले शुजाउद्दीन है, शुजाउद्दीन है। तो ये आपके यहाँ आप देख रहे हैं कि मुबारकुद्दौला अंतिम बंगाल का नवाब है। मीर जाफर, जो मीर जाफर पहले भी हैं, ये सिराजुद्दौला की हत्या के बाद 1757 में बने थे, 1757 से 1760 तक हैं। मीर जाफर, मीर कासिम 1760 से 64-63 तक हैं। और इसी समय मीर जाफर को पुनः बना दिया जाता है, इन्हें सुरक्षित कलकत्ता में रखा गया था। मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर को बनाया जाता है और इन्हीं के समय बक्सर का युद्ध हुआ। यह भी ध्यान रखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर थे। बक्सर युद्ध के समय 1764 में बंगाल का नवाब मीर जाफर है। मीर जाफर की जब देहांत हो गया तो नजीबुद्दौला को वारन हेस्टिंग्स ने नवाब बनाया। उसके बाद आपके मुबारकुद्दौला है। ठीक। चलें, इन नवाबों के विषय में आप जानते ही हैं। सिराजुद्दौला और आपका अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां ने क्या कहा था? अलीवर्दी खां ने कहा था, कंपनियों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खियों से की थी। अलीवर्दी खां ने ही कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। और ढाका के नवाब
जब विद्रोह किए थे तो कंपनी ने चारों तरफ खाई खोद ली थी कलकत्ता के। तो इसी समय इसने कहा था कि लोगों ने दक्षिण की तरफ इनका ध्यान दिलाया कि देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है, कौन कौन से युद्ध हो रहे हैं, और आप जो है आप भी इनसे सचेत हो जाइए। तो इसने कहा था कि ये मधुमक्खी हैं, इन्हें छेड़ोगे तो काटेंगे और नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगे। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग कब चला? वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग कब चला? वारेन हेस्टिंग्स पर जो महाभियोग का काल है वो आपका 1788 से 95 है। इस दौरान महाभियोग इन पे चला था, लेकिन इन्हें सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया और प्रिवी काउंसिल का सदस्य बना लिया गया। प्रिवी काउंसिल का सदस्य बना लिया गया, सम्राट की काउंसिल थी उसका सदस्य बना लिया गया। यह महाभियोग किस बात को लेकर चला था? महाभियोग जो है अवध की बेगमों के साथ, अवध की बेगमों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के चलते इन पर महाभियोग चला था। वारेन हेस्टिंग्स के जो कार्य हैं, प्रमुख कार्य, उनको ध्यान रखिएगा। भू राजस्व के संदर्भ में क्या करते हैं? 1772 में गवर्नर बने और 1774 में क्या बन गए? बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। तो यहाँ तक तो 1772 से 74 तक तो गवर्नर हैं। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। बंगाल के, अभी ये भारत के गवर्नर जनरल नहीं है, बंगाल के गवर्नर जनरल है। भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा? भारत का गवर्नर जनरल बेंटिक बनेंगे, बेंटिक बनेंगे, विलियम बेंटिक। क्योंकि 1833 चार्टर एक्ट आया। 1833 चार्टर एक्ट की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? केंद्रीकरण। अब पूरे भारत के लिए एक ही जगह से कानून बनेगा, वो है बंगाल, और वहाँ का जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, वही आप अब भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ये गवर्नर जनरल क्यों बोला जाने लगा? क्योंकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा गया कि तीनों प्रेसिडेंसियों में बंगाल प्रेसिडेंसी सर्वोच्च होगी। पहले तीनों प्रेसिडेंसियां समान स्तर की थी। रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि तीनों प्रेसिडेंसियों में बंगाल प्रेसिडेंसी सर्वोच्च होगी। जब सर्वोच्च होगी तो उसके प्रमुख का भी नाम, जो पदनाम होना चाहिए, वो सर्वोच्चता को इंगित करना चाहिए। तो गवर्नर जनरल। अच्छा, उसमें जो है आपको वारेन हेस्टिंग्स के जो कार्य हैं, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यों को भी आप भू राजस्व के संदर्भ में जो बात कही जा रही थी, तो भू राजस्व के संदर्भ में ये 1772 में क्या करते हैं? 1772 में कौन सी प्रणाली शुरू की गई? पंचवर्षीय ठेका प्रणाली शुरू की गई। पंचवर्षीय ठेका प्रणाली शुरू की गई। और यह कब समाप्त हुई? 5 वर्ष आके 77 में समाप्त हुआ। 77 में पुनः 1 वर्षीय ठेका प्रणाली शुरू कर दी गई। इस पंचवर्षीय ठेका प्रणाली में क्या किया गया था? जमींदारों को वरीयता नहीं दी गई थी। जमींदारों को ठेका लेने से दूर रखने का प्रयास किया गया था, जबकि 1 वर्षीय ठेका प्रणाली में जमींदारों को वरीयता दी गई। जमींदारों को वरीयता दी गई यहाँ, ठीक। इन्होंने न्यायिक सुधार भी किया था। न्यायिक सुधार में क्या किए थे? न्यायिक सुधार में इन्होंने जिला में 2 प्रकार के न्यायालयों का गठन किया था। हालांकि वो मुगल प्रणाली पे ही न्यायालय है, यानी दीवानी न्यायालय के लिए हिंदू विधि लागू है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम विधि लागू है, लेकिन फौजदारी न्यायालय में सबके लिए मुस्लिम विधि है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो जिला पे इन्होंने 2 तरह के न्यायालय स्थापित किए, एक जिला फौजदारी न्यायालय, एक जिला दीवानी न्यायालय। और इसके ऊपर जिला फौजदारी न्यायालय के ऊपर सदर फौजदारी अदालत और जिला दीवानी अदालत के ऊपर सदर दीवानी अदालत। यहाँ जो जिला दीवानी अदालत थी, यहाँ आपके कलेक्टर होता था और जिला फौजदारी अदालत में मौलवी होते थे। और ये फिर इनसे अपील आपकी सदर
दीवान सदर फौजदारी अदालत में और सदर दीवानी अदालत में हो जाती थी। यहाँ कलेक्टर का कार्य ये था कि यहाँ देखे कि जिला फौजदारी अदालत में गवाहियाँ वगैरह ठीक से ली गई हैं या नहीं। इनके अन्य जो कार्य हैं, अन्य कार्यों में आप इनके समय 2 युद्ध होते हैं। एक युद्ध आपका 1775 से 82 मराठा युद्ध और 1780 से 84 द्वितीय मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और 1775 से 82 और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, ठीक, 1780 से 84। इन्हीं के समय रुहेला युद्ध, रुहेला युद्ध 1774 रुहेला युद्ध हुआ। रुहेला युद्ध में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां मारा गया, हाफिज रहमत खां मारा गया। और हाफिज रहमत खां जब मारा गया तब रुहेला क्षेत्र पर अधिकार किसका हो गया? अवध का अधिकार हो गया। अवध को बफर स्टेट के रूप में किसने बनाया था? बफर स्टेट के रूप में क्लाइव ने बनाया था इसे। अगर पूछा जाए कि अवध को बफर स्टेट किसने बनाया था तो वो क्लाइव ने बनाया था। कलकत्ता और इधर मराठों के बीच में एक क्षेत्र आपका अवध था, इसको उसने बफर क्षेत्र के रूप में अपनी सुरक्षा के लिए बफर स्टेट के रूप में बनाया था। वारेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो विवाद हुए, रेगुलेटिंग एक्ट में जिन गवर्नर और उसकी परिषद की जो बात की गई थी, गवर्नर जनरल उसकी परिषद, तो उसमें वारेन हेस्टिंग्स, बारवल, क्लेवरिंग, मानसन, फ्रांसिस, ये 5 आपके, ये एक गवर्नर जनरल है, इनके 4 पार्षद हैं। तो उस तरह से फिर इसी समय फ्रांसिस से विवाद भी हुआ और फ्रांसिस के साथ गोली भी चली। फ्रांसिस वापस चला गया, बीच में मानसन का देहांत हो गया, ठीक, मानसन की जगह एडवर्ड आए, ठीक। तो ये नंद कुमार का हत्या, नंद कुमार नामक एक व्यक्ति ने यह आरोप लगाया कि जो मीर जाफर की विधवा है मुन्नी बेगम, उनको मुबारकुद्दौला का संरक्षक बनाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपया घूस लिया है। जब उसने देखा परिषद में बहुत झगड़े बढ़ गए हैं तो इस तरह का आरोप उसने लगाया अन्य पार्षदों ने, और उसने कहा कि हमें अगर परिषद के सामने बुलाया जाएगा तो हम प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स उसे बुलाना नहीं चाहता था। और बाद में क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग्स को जो सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे इम्पे वारेन हेस्टिंग्स के साथ थे, क्योंकि इम्पे ने यहाँ सदर दीवानी अदालत का उन्हें हेड भी बना दिया था। लेकिन अंत में उन्हें बुला लिया गया ब्रिटेन, क्योंकि न्यायाधीश के पद पे रहते हुए वो दूसरे पद को भी स्वीकार किए थे, इसलिए उन्हें 84 में बुला लिया गया था ब्रिटेन। इसी दौरान इम्पे के सहयोग से उसने नंद कुमार को जालसाजी के आरोप में मृत्युदंड दिलवा दिया, ठीक। कार्नवालिस के साथ अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को उनकी सेवा के लिए कितना अंश मिलता था? कार्नवालिस को के अस्थायी बंदोबस्त, हाँ टॉपिक वाइज करवा देंगे, अब आगे से आपके टॉपिक वाइज ही होंगे, ठीक। ये पहले से क्वेश्चन लिखे थे तो टाइप हो चुका था, तो इसलिए हुआ कि करवा दिया जाए। कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त याद कीजिए, अस्थायी बंदोबस्त कब से शुरू होता है कार्नवालिस का? कार्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त 1793 की तिथि कार्नवालिस के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय कार्नवालिस कोड भी आता है और कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त भी की यही तिथि है और कार्नवालिस कोड भी इसी समय है। कार्नवालिस कोड यह किससे संबंधित है? कार्नवालिस कोड उसके न्यायिक सुधारों से संबंधित है, न्यायिक सुधार से संबंधित है। तो ये 8/9 भाग वो स्वयं रखते थे और आपका 1/9 भाग क्या करना होता था? जमा कराना होता था। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 1 भाग हो जाएगा, ठीक।
कॉर्नवालिस के संदर्भ में अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कॉर्नवालिस के विषय में, कॉर्नवालिस के समय जो युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध है? कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में हुआ, समय में हुआ, और इनके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने टीपू के आधे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, और इसी युद्ध में कॉर्नवालिस ने कहा था कि मैंने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है और अपने मित्रों को भी अधिक शक्तिशाली नहीं होने दिया है। यानी मराठों और निजाम को, वो मराठे और निजाम भी इसके साथ थे, तो मराठों और निजाम को जो क्षेत्र पाया था उसमें थोड़े थोड़े क्षेत्र देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। तो इसीलिए उसने कहा कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और अपने मित्रों को भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होने दिया। कॉर्नवालिस का जो राजस्व सुधार है, राजस्व सुधार में उसने अस्थायी बंदोबस्त, जानशोर और जेम्स ग्रांट इनके क्या हैं, प्रमुख सहायक हैं राजस्व सुधार में। शोर का मानना है कि जमीन किसकी है, जमीन का मालिक जमींदार है, जबकि जेम्स ग्रांट का मानना था कि जमीन का मालिक सरकार है। चूँकि कॉर्नवालिस ब्रिटेन के एक जमींदार वर्ग से आता था, जमींदार परिवार से आता था, तो इसकी स्वाभाविक सहानुभूति जमींदारों की ओर थी, तो इसने भी जमींदारों को मालिक मान लिया। लेकिन अब यह था कि जमींदारों को मालिक मान लिया जाए, कितने दिनों के लिए मालिक माना जाए? तो जो शोर का मानना है कि अभी इसे कुछ समय के लिए माना जाए, 10 वर्ष के लिए। तो 1790 में 10 वर्ष के लिए यह व्यवस्था की गई, जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया गया। 1793 में इसे अस्थायी कर दिया गया, 1793 में इसे अस्थायी कर दिया, शाश्वत कर दिया गया। यानी शाश्वत रूप से अब जमींदार भूमि का मालिक होगा और भूमि की जो कर है, जो भूकर है, वह भी फिक्स कर दिया गया, वह भी भविष्य में बढ़ेगा नहीं। इस संदर्भ में इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। और इसी अस्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम इसी से जुड़ा हुआ एक नियम है। यानी जमींदार को क्या करना होता था, कर का जो हिस्सा है वह हिस्सा उसे राजकोष में जमा कराना है, और राजकोष में वह नहीं जमा करा पाता है जो डेट फिक्स की गई है, तो उसके सूर्यास्त हो के बाद उसकी जो जमींदारी है, जो उसकी ज़मीनें हैं, उसे जब्त कर लिया जाएगा। कॉर्नवालिस का जो न्यायिक सुधार है, बड़ा महत्वपूर्ण इनका न्यायिक सुधार माना जाता है। तो कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार को ध्यान दीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के कार्य को ही आगे बढ़ाए, भू राजस्व के संदर्भ में भी और न्यायिक सुधार के संदर्भ में भी वारेन हेस्टिंग्स से एक कदम आगे जाते हैं। और इन्होंने जिला फौजदारी जो न्यायालय है उसको समाप्त कर दिया। अब जिला दीवानी न्यायालय ही बनी रही। न्यायालयों की एक कड़ी इन्होंने बनाई, मुंसिफ का न्यायालय, रजिस्ट्रार का न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर भ्रमणशील न्यायालय, भ्रमणशील प्रांतीय न्यायालय, और इसके बाद सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत। इसको 50 रुपये तक के मामले देखने थे, यह जो है 200 रुपये तक के मामले देखेगा, या 500 रुपये तक के मामले देखेगा, या 1000 रुपये तक के मामले देखेगा, ये अधिकतम 5000 रुपये तक के मामले देखेंगे। इससे आगे सम्राट, ब्रिटेन में सम्राट की न्यायालय, प्रिवी काउंसिल में सम्राट की न्यायालय में जाया जाएगा। तो 5000 रुपये तक अधिकतम यहाँ गवर्नर जनरल और उनके पार्षदों से बनी हुई जो न्यायालय था वो देख सकता था। तो ये इसमें से इन सभी न्यायाधीशों में यही सिर्फ भारतीय है और सब यूरोपियन है, यहाँ से सभी यूरोपियन है। ये जो भ्रमणशील अदालतें हैं, 4 भ्रमणशील अदालतें गठित की गई थी। इन भ्रमणशील अदालतों यहाँ, अब ये तो दीवानी अदालतें हैं, फौजदारी के लिए क्या किया गया, वारेन हेस्टिंग्स ने जिला फौजदारी अदालतों का भी गठन किया था, लेकिन इन्होंने समाप्त कर दिया। तो यहाँ क्या होता था कि जिला जो न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट है, वही फौजदारी मामलों को भी देखता था, छोटे छोटे मामलों में स्वयं ही निर्णय कर देता था।
जो बड़े और गंभीर किस्म के मामले थे उनको आरक्षित रखता था। किसके लिए? भ्रमणशील अदालतों के लिए। जब भ्रमणशील अदालत एक प्रांत के लिए, जैसे बिहार के लिए एक भ्रमणशील अदालत थी, तो पूरे बिहार में भ्रमण करके अपना न्यायालय लगाती थी प्रत्येक जिले में और वहाँ के फैसले करती थी। तो जो गंभीर किस्म के मामले थे उनको आरक्षित रखता था। जब ये न्यायालय आती थी उस जिले में तब उसके सामने ये रखा जाता था और इसी के अनुरोध पर, इसी की शिकायत पर जिला न्यायाधीश को हटाया भी जा सकता है। कार्नवालिस का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत था वो क्या है? शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, इसका मतलब क्या था? पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में क्या कहा जाता है कि एक ही शक्ति सबके पास, मतलब एक व्यक्ति के पास सभी शक्तियां नहीं रहनी चाहिए। तो ये कहा जा रहा है जिला कलेक्टर के संदर्भ में, क्योंकि जिला कलेक्टर का जो पद गठित हुआ था 1772 में वाराणसी सिंह ने जो किया था, वह जिले का प्रमुख होता था। वह अपने मामले में निर्णय भी सुनता था, अपने जो कार्यकर्ता था उसी मामले में वो न्यायाधीश भी बनता था। तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति, वही व्यक्ति जो कार्य करे और अपने विरुद्ध मुकदमे भी सुने। तो इसने शक्तियों के पृथक्करण किया और जिले में ये जो जिला न्यायाधीश हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट का पद पहली बार यहाँ बना। जिला मजिस्ट्रेट का पद इसने बनाया और यह जो है अब जिला न्यायाधीश है और इसी के अधीन पुलिस विभाग है। पुलिस विभाग भी इसी के अधीन है और 400 वर्ग मील पर एक दरोगा की नियुक्ति की जाने लगी। ठीक, तो ये आपका कार्नवालिस। एक क्वेश्चन कहीं और था, छूटा है लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चिन्हित कीजिए। सही कथन को चिन्हित कीजिए। सेंट टोमे का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। सेंट टोमे का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। सेंट टोमे का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट टोमे का युद्ध 1746 से 48 के बीच जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है, उसी कर्नाटक युद्ध के समय सेंट टोमे का युद्ध हुआ 1748 में। और यह युद्ध किसके साथ हुआ? यह युद्ध फ्रांसीसियों और कर्नाटक के जो नवाब हैं अनवारुद्दीन, कर्नाटक के नवाब अनवारुद्दीन के साथ हुआ। और इसमें महफूज खां कौन है? महफूज खां अनवारुद्दीन का सेनापति है, महफूज खां। और यहाँ पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की सेना थी। उसने इस एक बड़ी सेना को, सिर्फ यहाँ 740 सैनिक ही हैं और वो एक बड़ी सेना को पराजित कर दिए। तो पहली बार एक भारतीय सेना को, एक बड़ी भारतीय सेना को किसी यूरोपीय सेना ने पराजित किया। तो ये आपका ये कथन गलत है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन पांडिचेरी की संधि से हुआ। द्वितीय कर्नाटक, प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन तो एला सापल की संधि से हुआ और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच जो चला, उस युद्ध का समापन पांडिचेरी की संधि से हुआ। ये कथन सही है, सही ही देखना है इसमें। अगले कथन भी पढ़िए। अंग्रेजों ने कर्नाटक में मोहम्मद अली का और फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब का समर्थन किया। अंग्रेजों ने कर्नाटक में मोहम्मद अली का और फ्रांसीसियों ने चंदा साहब का समर्थन किया। कथन तो ये भी सही लग रहा है, यानी ये विकल्प गलत बन गया है। तो अंग्रेजों ने कर्नाटक में किसका समर्थन किया? मोहम्मद अली का। ये कथन सही है। आगे फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब का समर्थन किया, ये भी सही है, ये कथन भी सही है।
इस कथन में कूट बनाना चाहिए था इस प्रश्न में। चलिए आप इसको एग्जाम व्यू से देखें, अपने व्यू से देखें तो ये कथन भी सही है। यहाँ अंग्रेजों ने कर्नाटक में किसका साथ दिया था? मोहम्मद अली का, और इन्होंने फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब का। ये मोहम्मद अली कौन है? मोहम्मद अली वही अनवारुद्दीन का पुत्र है। तो अनवारुद्दीन का पुत्र है। अनवारुद्दीन को इन लोगों ने अंबुर के युद्ध में मार दिया। 1749 में जो अंबुर का युद्ध हुआ था, तो अंबुर के युद्ध में क्या हुआ? अंबुर के युद्ध में मुजफ्फर खां और आपके चंदा साहिब और फ्रांसीसियों ने मिलके अनवारुद्दीन को मार दिया। उसके बाद चंदा साहिब कर्नाटक के शासक बन गए। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब को कर्नाटक का शासक बना दिया। ये अनवारुद्दीन के दामाद थे। इन्हें मराठों ने बंदी बनाया था, बाद में इन्हें मुक्त कर दिया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर आयरकुट था। कथन गलत है, क्योंकि ये आयरकुट जो है ये अंग्रेजी कमांडर है, अंग्रेजी कमांडर है। और इस समय जो गवर्नर था वो कौन है? काउंट लाली। फ्रांसीसी गवर्नर काउंट लाली है। फ्रांसीसी गवर्नर काउंट लाली है। काउंट लाली ने क्या किया था? आयरकुट ने काउंट लाली को पराजित किया था। और यह तृतीय कर्नाटक युद्ध की घटना है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन किस संधि से हुआ? यह प्रथम कर्नाटक युद्ध का तो समापन एलासापल संधि से हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन आपके पांडिचेरी संधि से हुआ, और ये पेरिस की संधि से हुआ। इन दोनों प्रथम और तृतीय युद्ध का कारण यूरोप में निहित है, और द्वितीय युद्ध का कारण यहाँ फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों की महत्वाकांक्षा में निहित है। ठीक, यह सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम है, और यह उत्तराधिकारी के युद्ध का परिणाम है। अच्छा, मुगल कालीन जो आपके ये टकसाल के प्रमुख, ये क्वेश्चन तो हुआ था, लेकिन आप ये जो टकसाल के प्रमुख हैं, टकसाल के प्रमुख किसको बनाया जाता था? ये आपके नाम कौन से हैं? नाम आपको जो दिख रहे हैं ये सभी नाम चित्रकारों के दिख रहे हैं। ये सभी चित्रकार हैं मुगल कालीन। तो मुगल कालीन चित्रकारों को ही टकसाल विभाग का प्रमुख भी बनाया जाता था। और मुगल कालीन चित्रकारी की शुरुआत कब से होती है, किसके काल से? तो मुगल कालीन चित्रकारी की शुरुआत हुमायूं के काल से होती है। हुमायूं, मीर सैयद अली और अबू समद मंसूर, ये हुमायूं के काल में आए थे। वो जब ईरान था तो वहीं से इन लोगों को लाया था। उसके बाद इसी अबू समद से हुमायूं और अकबर दोनों ने चित्रकारी सीखी। अबू समद और बसावन, ये आपके दशवंत, बसावन, अबू समद, लाल कलान, शामल, मिस्किन, फारूक बेग, ये सब किसके चित्रकार हैं? ये सब अकबर के चित्रकार हैं। ठीक, और दशवंत ने क्या किया? आत्महत्या कर ली थी। वैसे ही आपके मंसूर, वो आपके किसके चित्रकार हैं? अबुल हसन मंसूर, ये चित्रकार हैं जहांगीर के काल के। दशवंत दोनों के काल में है। तो चित्रकारी में, चलिए चित्रकारी का अगला कोई प्रश्न करके चित्रकारी करा देंगे पूरा। सभी प्रश्न तो हो ही गया लग रहा है। एक प्रश्न कहीं, एक प्रश्न हम ढूंढ रहे थे, वो दिखा नहीं था। दिखा था क्या वो? यूरोपीय कंपनियों से संबंधित एक प्रश्न था, दिख नहीं रहा है। हाँ, ये प्रश्न जो है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसको जो है आप क्रम से, ये आप माने प्रथम फैक्ट्री और कंपनी, किस कंपनी की कौन सी प्रथम फैक्ट्री है? कंपनी और प्रथम फैक्ट्री। मछलीपट्टनम, इनमें से किसकी प्रथम फैक्ट्री है?
पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कोचिन, ठीक, 1503। डचों की प्रथम फैक्ट्री मुसलिमपट्टनम। अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री सूरत। डेनों की प्रथम फैक्ट्री ट्रांकोबार। इन कंपनियों का गठन क्रम से जो हुआ, कंपनियों के गठन का क्रम क्या है? कंपनियों के गठन का क्रम पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेन, ठीक। ये 1599, 1602, 1664 और ये आपका 1716। यहाँ आप आगमन का जो क्रम है, आगमन का क्रम पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी, डेन। इनकी जो कोठी बनी वो ये ट्रांकोबार है, और इनकी कोठी आप डेन की जो ये आपका 1664 ही है। तो सबसे अंत में जो गठित है वो फ्रांसीसी है। इनकी कंपनी ये 1620 में बनी, ये 1503। सूरत 1608, मुसलिमपट्टनम डचों की 1605, ठीक। तो ये आपकी कंपनियां हैं। ब्रिटिश पुर्तगाली कंपनी कोचिन के बाद कन्नूर, उसके बाद इसने कहाँ किस पे अधिकार किया? दमन और दीव पे इनका अधिकार है। फिर इनका गुजरात पे अधिकार है। गुजरात पे अधिकार कब हुआ पुर्तगाली कंपनी का? अभी आपने देखा था, गोवा पर अधिकार इनका 1510 में। वास्को डी गामा कब आया? 1498 में। तो ये आपके 1510 यही 1530 में राजधानी भी बन गई। इसके साथ इन्होंने दमन और दीव बसिन 1534 में बसिन, 1535 में दमन, 1535 में दीन और 1553 में इन्होंने दमन पर अधिकार कर लिया, ठीक। अंग्रेजों ने जो पहली कंपनी सूरत में स्थापित करने का प्रयास किया और इसको औपचारिक मान्यता कब मिली? 1613 में। 1613 में सूरत को औपचारिक मान्यता मिली। इसके पहले 1611 में ये लोग मुसलिमपट्टनम में एक कोठी की स्थापना कर चुके हैं। 1611 में ये जो मुसलिमपट्टनम है इसमें अंग्रेजों ने भी एक कोठी की स्थापना कर ली है। औपचारिक मान्यता इसकी 1613 में है, लेकिन पहले यहाँ कंपनी स्थापित करने का प्रयास किया गया, इसलिए पहली कोठी सूरत मानी जाती है, ठीक। अंग्रेज बंगाल में कब आए? किसके काल में? शाह शुजा उस समय क्या था? बंगाल का गवर्नर था या नवाब था। तो इसके काल में बंगाल में इनका प्रवेश होता है। आपने देखा ही फ्रांसिस डे ने मद्रास को ले लिया और मद्रास की कोठी स्थापित की, ठीक। तो इससे संबंधित और एक दो प्रश्न रख के ये टॉपिक आपका पूरा करा देंगे। और कुल मिला के जो भी टॉपिक, अब टॉपिक वाइज करा के इसको पूरा कराएं। मिडवल भी और मॉडर्न भी, एंशिएंट जो चल रहा है वो चलने दीजिए। एंशिएंट में अभी उस दिन दरअसल नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए बीच में वो सब छूट गया। तो अब आपका एंशिएंट जो चल रहा है अब अल्टरनेट 2-2, 3-3 दिन पे टेस्ट के माध्यम से। प्रश्न कठिन हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न कठिन के साथ साथ प्रश्न का मुख्य मकसद है एक तो आपके सामने प्रश्न लाना, और कठिन है लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-4 प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में और इसके साथ टॉपिक को कवर करना, ठीक। धन्यवाद।